बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जॉन डन की बायोग्राफी मतलब उसकी पर्सनल लाइफ और इसके लिटरेरी करियर को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉन डन वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 में इन लंदन में, ठीक है, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में जो है वो 1572 में इसकी बर्थ हुई थी। एंड इज़ नोन, ये फेमस किस वजह से था? मेटाफिज़िकल पोइट्स के फादर की हैसियत से और फाउंडर होने की हैसियत से ये ज़्यादा फेमस था, ठीक है। मतलब कि अपने मेटाफिज़िकल जो पोइट्री के ट्रेड्स से, जो यूनिक ट्रेड्स थे, उन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उन ट्रेड्स की वजह से ये ज़्यादा फेमस था, ठीक है। और इस स्कूल, ये जो स्कूल ऑफ पोइट्री था, मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री था, उसको जो है वो शुरू करने वाला भी जॉन डन ही था। हिज पेरेंट्स वर जॉन डन। अब इसके फादर का नाम भी जॉन डन ही था, जो कि एक वेल्दी मर्चेंट था। एनी एलिज़ाबेथ हैवुड इसकी मदर का नाम था, जो कि डॉटर थी किसकी? जॉन हैवुड की। जॉन हैवुड एक प्ले राइटर था रेनेसांस पीरियड का, ठीक है। और सर थॉमस मूर का भी नाम आपने सुना होगा, जो कि रेनेसांस पीरियड का एक पोइट था, उसकी ये ग्रैंड नीस थी। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 4 years ओल्ड। जब जॉन डन 4 years का था तो इसके फादर की डेथ होगी। एंड हिज मदर री मैरिड विद आ सर्जन डॉक्टर जॉन साइमिंग से उसने शादी कर ली। अब जॉन डन और इसकी जो है वो इसकी वाइफ एलिज़ाबेथ हैवुड के 6 चिल्ड्रन थे, ठीक है, मतलब 6 बच्चे थे। और जॉन डन जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो अब जो इन दोनों की जब जॉन डन की डेथ हो गई, ठीक है, तो एलिज़ाबेथ हैवुड ने शादी ये सोच के की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों की उसके कंधों पे थी, ठीक है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाने के लिए इसने सर्जन डॉक्टर से, जो कि पहले शादीशुदा था, ठीक है, वो भी मैरिड था, लेकिन उसकी बीवी की भी डेथ हो चुकी थी और उसके भी 3 बच्चे थे, तो इसने इस डॉक्टर से शादी कर ली। नेक्स्ट है ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसने प्राइवेटली हासिल की, क्योंकि ये एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता था, कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। एंड 1583 में ही स्टार्टेड स्टडिंग एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ना शुरू कर दिया। बट आफ्टर 3 years ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी विदाउट कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। कंप्लीट किए बगैर ही इसने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिक बिलीव्स की वजह से, ठीक है। इसके बाद उसने फॉर अनदर 3 years के लिए जो है वो एक और यूनिवर्सिटी को जो है वो एडमिशन लिया, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वहाँ से भी इसने आफ्टर 3 years वो यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी। अब दोनों यूनिवर्सिटी को छोड़ने की एक ही रीज़न थी, वो क्या थी कि कैथोलिक बिलीव्स थे इसके, ठीक है। और जो कैथोलिक बिलीव्स रखने वाला बंदा होता है वो क्या कर, वो कभी भी ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इसी की वजह से इसने दोनों यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। अब ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या थी कि लंदन में अगर हम देखें तो 16th सेंचुरी में ऑलमोस्ट क्या था कि ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ता था उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि ग्रेजुएशन करते थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। और इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये ओथ लेने से इनकार कर दिया, तो वहाँ से भी इसको जाना पड़ा, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा और ग्रेजुएशन को दरमियान में छोड़ के इसको जाना पड़ा। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी यही रूल था, तो इस रूल को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ से भी इसको जो है वो जाना पड़ा और इसको एजुकेशन अपनी ये एजुकेशन वहाँ से भी ये कंप्लीट नहीं कर सका। अब ओथ ऑफ सुप्रीमेसी का आगाज़ इंग्लैंड में किसने किया था? ये सबसे पहले हेनरी 8 ने किया था इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद जब मैरी 1 क्वीन बनी तो उसने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया इंग्लैंड में। लेकिन जब मैरी 1 के बाद उसकी स्टेप सिस्टर क्वीन एलिज़ाबेथ जो है एलिज़ाबेथ 1 थ्रोन पे आई, तो उसने इसी सिस्टम को दोबारा फिर जो है वो नाफिज कर दिया इंग्लैंड में। अब इस ओथ ऑफ सुप्रीमेसी किसे कहते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ता है? ओथ ऑफ सुप्रीमेसी से मुराद है कि उस टाइम जो भी इंग्लैंड का किंग होगा या क्वीन होगी उसको जो है वो सुप्रीम गवर्नर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन एक्सेप्ट करेंगे? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या इसके अलावा और जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम लंदन में, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रेजुएशन जो है वो की डिग्री लेने के लिए इस ओथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से जब जो भी इनकार करता था तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी, मतलब कि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये किंग या क्वीन जो है सुप्रीम गवर्नर है किस चीज़ के? ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो चर्च है उसके सुप्रीम गवर्नर इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस क्वीन को या किंग को। तो डॉक्टर जॉन डन थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सो दोनों यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री नहीं मिली। इन 1591 ही गॉट एडमिशन इन थीव्स इन। यह लीगल एक स्कूल था लंदन में ताकि अपनी एजुकेशन को परसू कर सके, ठीक है।
एंड ड्यूरिंग 1592 और 94 के दरमियान में इसने लिंकन्स इन में जो है वो एडमिशन लिया। तो इन 2 अदारों से इसने अपनी जो है वो तालीम को मुकम्मल किया। ही वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन ट्रैवल एंड लिटरेचर। अब आपको बताऊं कि एजुकेशन के दौरान और एजुकेशन के बाद का जो टाइम था, तब जॉन डन के पास जो विरासत में पैसे मिले थे, ठीक है, इनहेरिटेंस में जो अपने फादर की तरफ से इसको एक हिस्सा मिला था, उसको उसने जो है वो ट्रैवलिंग पे, लिटरेचर पे और वीमेन पे ये खर्च कर दिया था, करता था, ठीक है, बड़े शौक़ से ये सारी चीज़ें बड़े शौक़ से किया करता था। तो ये सारी रकम उसको जो मिली थी, मनी मिली थी, वो सारी इसने इन चीज़ों पे खर्च कर दी, ठीक है। तो बाद की जो ज़िंदगी थी वो उसको पॉवर्टी में गुजारनी पड़ी, लेकिन उस पॉवर्टी में भी, उस गुर्बत के हालात में भी इसने जो है वो, इसके दोस्तों ने इसका काफ़ी हद तक साथ दिया, तो ये उन पर काफ़ी रिलाई भी करता था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसको प्रॉपर्टी से अपने फादर की तरफ से जो हिस्सा मिला था वो इसने किस तरह से खर्च किया। तो वो इसने लिटरेचर पे, ट्रैवलिंग पे और जो है वो वीमेन का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो उन पे इसने खर्च किया। फिर 1615 में ही वॉज गिवन एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रा यूनिवर्सिटी। अब वही यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इसने एडमिशन लिया था, लेकिन डिग्री कंप्लीट किए बगैर यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया गया था। तो 1615 में वहीं से इसको एक ऑनरेरी डिग्री भी दी गई थी। एट द एज ऑफ 25, अब 25 की एज में इसने अपने डिप्लोमेटिक करियर का आगाज़ किया। सो ही वॉज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी टू द लॉर्ड कीपर ऑफ सील, सर टॉमस गर्टन का ये सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे अपॉइंट हो गया एट द एज ऑफ 25 में, ठीक है। 1601 में क्या हुआ, इसी दौरान में जब इसका सेक्रेटरी ये अपॉइंट हुआ, तो इसी दौरान में उसको एक जब एन मूर नाम की लड़की से प्यार हुआ, तो इन दोनों को इस चीज़ का आइडिया था कि इसके घर वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है वो 1601 में सीक्रेटली मैरिज कर ली, ठीक है, मैरिज कर ली। अब हु वॉज नीस ऑफ, अब यही जो एन मूर थी, ये सर टॉमस एगर्टन जिसका ये सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था, उसकी ये नीस थी, ठीक है। और नीस किस तरह से, उसकी जो सेकंड वाइफ थी उसकी तरफ से थी, ठीक है, उसकी नीस थी। और इसके फादर का नाम, एन मूर के फादर का नाम जॉर्ज मूर था, और ये दोनों, इसके फादर भी और इसके अंकल भी, ये दोनों इस शादी के ख़िलाफ़ थे। तो इसलिए इन्होंने चुप के ये शादी कर ली। लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने इन दोनों को फिर प्रिजन में भी काफ़ी टाइम रखा, ठीक है। और जो एन मूर को अपने फादर की तरफ से प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान हालात, इनको छोड़ दिया गया और हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी में से बाद में भी एन मूर को कुछ नहीं मिला। तो अब उसके बाद क्या हुआ, एन मूर और जॉन डन ने अपनी ज़िंदगी जो एक छोटे से घर में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ पे उनको गुर्बत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी हालात का जैसे तैसे करके गुजारा किया वहाँ पे, ठीक है। अब ही ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1602 में। अब 1602 में ही जो है वो ये पार्लियामेंट का मेंबर भी बन गया। लेकिन ये पार्लियामेंट का मेंबर ऐसा था जिसको कुछ पे नहीं किया जाता था, तो ये अनपेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको कोई सोर्स ऑफ इनकम इसका नहीं ये बना था। उसके बाद क्या हुआ कि 1601 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई थी 01 में, ठीक है। और इस वजह से ये पार्लियामेंट का मेंबर बन गया था उसकी डेथ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, द कपल हैड 12 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज। अब इनकी शादी जो है वो 16 साल रही, और इन 16 सालों में इनके 12 बच्चे थे, और 2-3 के बारे में कहा जाता है कि उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब उन्होंने उस मुश्किल हालात में उस घर में रहे, ठीक है। और जब इसके 12वें बच्चे की बर्थ हुई इन 1617 में, तो एन मूर की डेथ हो गई। लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सदमा हुआ जॉन डन को, क्योंकि ये अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो इस अपने 12वें बच्चे के बाद जब इसकी डेथ हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ को उसने फेस करना पड़ा। इसके अलावा भी इसके 3 बच्चों ने भी इसको इस मुश्किल के हालात में छोड़ दिया था। इस वजह से जो है वो 16, 10 और 11, अब ये एन मूर के जो है वो डेथ से पहले का टाइम है। तो इसने ही कंपोज हिज वर्क्स, तब भी इसने अपने कुछ वर्क्स को लिखा, लेकिन लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि वो अब इनको सेल कर सके और उसको जो है वो कुछ ना कुछ पैसे मिल सके और अपने घर के हालात थोड़े से बेहतर हो सके। 1615 में ही बिकेम प्रीस्ट इन चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के चर्च में ये प्रीस्ट बन गए 1615 में।
और इन द सेम ईयर ही बिकेम रॉयल चैपलन भी बन गया। अब रॉयल चैपलन किसे कहते हैं, जो रॉयल सोसाइटी की तरफ से, रॉयल मेंबर्स की तरफ से या रॉयल फैमिली की तरफ से उसको जो है वो अपॉइंट किया जाता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो रिलीजियस सर्विसेज होती हैं वो इस बंदे ने, ठीक है, रॉयल चैपलन ने जो है वो उस रॉयल फैमिली को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है जो कि रिलीजियसली होती हैं, ठीक है। 1621 में ही बिकेम डीन ऑफ सेंट पॉल का ये डीन बन गया। तो इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ट्रेजिडीज़ को फेस किया है, ठीक है। तो इस जैसे जैसे इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें चल रही थी, वैसे वैसे अगर हम जब इसकी प्रोफेशनल करियर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी पोइम्स का थीम जो है वो वैसे वैसे इसका जो टोन है, ठीक है, वो चेंज होता जा रहा था। ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631 में इसकी डेथ हो गई। सो ही वॉज बरीड इन ओल्ड सेंट्स कैस्ट्रोडल में इसको जो है वो दफनाया गया था। अब इसके लिटरेरी करियर की बात कर लेते हैं। जॉन डन वॉज एन इंग्लिश पोइट था, लॉयर भी था ये, और ये जो है वो प्रीस्ट भी था, और ये डीन भी था सेंट पॉल जो है वो कैथेड्रल का। फेमस ये किस वजह से था, एज अ पोइट ही वॉज वेरी फेमस, ठीक है। और पोइट्री में भी अगर देखा जाए तो मेटाफिजिकल जो फीचर्स है इसकी पोइट्री के, उसकी वजह से ये फेमस था। लव एंड गॉड इसके जो है वो इसकी पोइम्स के बेसिक थीम्स हुआ करते थे, ठीक है। फर्स्ट ही यूज टू राइट लव लिरिक पोइम्स, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही स्टार्टेड राइटिंग रिलीजियस पोइम्स। अब शुरू में ये जो है वो लव लिरिक पोइम्स लिखा करता था, लेकिन जब इसकी बीवी की डेथ होगी तो इसके पोइम्स का जो थीम था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गया, ठीक है। अब रिलीजियस जो है वो थॉट्स को इसने डिस्कस करना शुरू कर दिया अपनी पोइम के थ्रू से। Initially, he never got his works published because he did not want to earn money through his words. शुरू में जब ये लिखा करता था तो ये अपने शौक से लिखा करता था, पब्लिश करवाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था इसका अपने वर्क्स को, ठीक है, क्योंकि वो इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। लेकिन इसकी डेथ के बाद इसके वर्क्स को 1633 में पब्लिश करवाया गया। इन द 20th सेंचुरी में सम राइटर एडमायर्ड हिज इंटेलेक्चुअल पीसीज। अब 20th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं उन्होंने इसके जो पोइट्री है उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया। लेकिन जो 17th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड था 18th सेंचुरी, उसमें जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो जॉन डन की जो पोएम्स थी उनमें जो कंसीड्स का यूज़ था, ठीक है, उसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और इसकी जो कुछ जो मेटाफिजिकल फीचर्स थे इसकी पोइट्री के, जिस तरह से कंसीड्स ये यूज़ करता था या इसका जो स्टाइल हुआ करता था या इसके जो कॉम्प्लेक्स जो है वो थॉट्स हुआ करती थी, ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो है वो पोइट्री को कुछ ख़ास पसंद नहीं किया जाता था बाय द न्यू क्लासिकल राइटर्स। लेकिन 20th सेंचुरी के राइटर ने इसके वर्क्स को जो है वो एनालाइज किया, ठीक है, और इस पे क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, लेकिन इसको एडमायर भी किया जाता रहा है काफ़ी टाइम। अगर हम इसके लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो इसका इंटरेस्ट जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, तो वही चीज़ें हमें इसके स्टाइल में भी नज़र आती हैं, ठीक है। और लव, सेक्स, मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं इन सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करता था। तो ये सारी चीज़ें हमें एज अ थीम के तौर पे इसकी राइटिंग में नज़र आती है। इन्वेंटिव यूज़ ऑफ फॉर्म। अब इन्वेंटिव यूज़ ऑफ फॉर्म से मुराद क्या है कि जो पोइट्री की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती है, सेंटेंस वो पोएम्स का जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है उसमें हमेशा नई से नई चीज़ों को ये अप्लाई करता था, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, वर्ड्स, नए नए वर्ड्स की बात करें, अगर हम कंसीड्स की बात करें, पैराडॉक्सेस की बात करें, तो सिमिलीज, मेटाफर्स, तो बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच को इसने जो है वो अपने वर्क्स में इसने इस्तेमाल किया है। तो ये नई से नई फॉर्म को अपनी पोइट्री में यूज़ करता था, नए से नए आइडिया को। तो इसका स्टाइल थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। उससे पहले जो एलिस्टन जो है वो पोइट्री चल रही थी, ठीक है, उसमें कन्वेंशनली चीज़ें डिस्कस की जा रही थी जो कि उस टाइम में हर राइटर लिख रहा था, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन जो हट के करने वाली बात है ना कि सबसे यूनिक कुछ अलग किया, तो वो जॉन डन ने किया। हिज पोइट्री इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स थाट्स पे इसकी पोइट्री बेस्ड थी। मुश्किल मुश्किल आइडियाज़ को, थीम्स को, मुश्किल मुश्किल थीम्स को ये डिस्कस किया करता था। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैराडॉक्सेस यूज़ किया करता था, डिस्टॉर्टेड इमेजेस यूज़ किया करता था, एंड बोल्ड कंसीट्स यूज़ किया करता था। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो वो अपनी पोइट्री में यूज़ किया करता था। इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो होता था, बात को कन्वे करने का एक एक्सप्रेशन हुआ करता था, वो थोड़ा हार्ड और रिजिड हुआ करता था, ठीक है। और
इसकी वजह से कहा जाता है कि इसकी ओपनिंग जो होती है पोइम्स की वो बड़ी अब्रप्ट होती है, मतलब किसी भी चीज़ को इतने हार्श वे में सडनली कुछ कह देना और ज़रा सा भी लहजे में या अपने टोन में थोड़ी सी स्मूथनेस नहीं लेके आता था ये, ठीक है। इस वजह से इसका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था वो थोड़ा सा हार्श था। यूज़ ऑफ विट, कंसीड, सिमिलीज, मेटाफर्स, ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच ये अपनी पोइट्री में यूज़ किया करता था। अब इसके जितने भी वर्क्स थे उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ इसने लव पोइम्स लिखी जिसको इरोटिक पोइम्स का नाम भी दिया जाता है, रिलीजियस पोइम्स लिखी, हॉली सोनेट्स लिखी जो कि 19 थी, एपिग्राम्स लिखी, इलीजीज 20 लिखी इसने, सॉन्ग्स लिखे, स्टाइल्स लिखे, लैटिन ट्रांसलेशंस की, और 160 जो है वो सरमन्स लिखे। जब ये प्रीस्ट बना था तो इसके सरमन्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो पोएम्स हैं वो देख लेते हैं। तो द फ्ली इसकी पोएम है जो कि जो है वो जिसका थीम सेक्स पे है, लव पे है, ठीक है। गो एंड कैच आ फॉलिंग स्टार फेमस पोएम है। द गुड मोरो अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। और द सन राइजिंग, तो जो शुरू में इसकी पोएम्स हुआ करती थी उनका थीम जो है वो लव हुआ करता था, सेक्स हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी बीवी की डेथ हुई तो इसके पोएम्स का थीम भी चेंज होता चला गया। एनाटमी ऑफ द वर्ड में आपको थीम और नज़र आएगा। द कैनोनाइजेशन, डेथ बी नॉट प्राउड, हाइम टू गॉड द फादर, तो हाँ और भी बहुत से वर्क इसके हैं लेकिन ये फेमस पोएम्स इसकी हैं। तो आपने हर पोएम में देखना है कि उसका ड्यूरेशन क्या है और उसका थीम क्या है। तो जैसे जैसे इसकी लाइफ चल रही थी तो इसकी पोएम्स के जो थीम्स थे वो चेंज होते जा रहे थे। तो ये इसकी जो शुरू वाली पोएम्स है उसमें आपको लव का थीम नज़र आता है, सेक्स का थीम नज़र आता है, और जो एंड वाली जो एंड का जो फेज़ है इसकी लाइफ का, उस फेज़ में लिखी जाने वाली इसकी जितनी भी पोएम्स थी उसमें आपको थीम नज़र आता है, जो है वो डेथ का नज़र आता है, स्पिरिचुअलिटी का नज़र आता है, ठीक है, और रिलीजियस कॉन्सेप्ट उनमें आपको नज़र आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। और लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।